हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुनीति। आज अपन अपना गुरुनीति का केमिस्ट्री का एपिसोड 9 स्टार्ट कर रहे हैं। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ मैं हनुमान जहांगीर। आज देखिए अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम सेकंड में आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसमें बेसिकली अपन ने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से फैक्टर जो है उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करता है। फिर अपन ने बात किया था एसिड बेस थ्योरी की और वाटर एंड पीएच तक अपन बात कर चुके हैं। पीएच नॉर्मल एसिड या फिर बेस या फिर एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा हो। तो सर इसका मतलब आज अपन बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तीनों से रिलेटेड बात करने आज वाले अपन बात करने वाले बेसिकली बफर के बारे में, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी एंड इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और मैं आज यहाँ से आपको कहना चाह रहा हूँ सर, 2013 से लेकर 2020 तक के नीट के एग्जाम में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड 100% ये क्वेश्चन आया हर बार। इसका मतलब ये अपन कह सकते हैं कि आज वाले लेक्चर से ये क्वेश्चन तो 100% तैयार हो जाएगा नीट 2021 के लिए भी सर। तो सर इसका मतलब आज वाले लेक्चर जो है उसमें अपने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल सर, एग्जाम को ध्यान को रखते हुए रखे अपने, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन और लॉजिकल अप्रोच वाले, जिससे एग्जाम में अपना काम बन जाए। चलो तो सर स्टार्ट करते हैं अपन अपना। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बेटा, a solution which is 10⁻³ each Mn+2 Fe+2 Zn+2 and Hg+2 is treated with aqueous solution of sulfide ion. If Ksp of this is this, then respectively, then which one will precipitate first? तो सर इसमें अपन को प्रेसिपिटेशन के लिए बात कर रहा है। तो सर इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्या करें सर इस क्वेश्चन में? सर देखो, अगर आपको प्रेसिपिटेट करवाना है ना तो मैं दो चीजें बोलना चाह रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो डिफाइन होती है, फर्स्ट ऑफ थिंग सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के एक फिक्स अमाउंट में या सॉल्यूशन के एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर ऐसा मेरे को यहाँ पे एक रूल भी याद आ रहा है कि Ksp सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, प्रेसिपिटेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सर। अगर आप में ऐसा बोलूं कि अपने पास Ksp जो आप लिखते हो, ये Ksp जो आप लिखते हो ये ओनली फॉर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिखा जाएगा। जैसे अपन इक्विलिब्रियम में बात करते थे तो अपन बोलते थे Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और Qc जो लिखते थे उसी की तरह यहाँ पे Kip लिखना है। ये आयोनिक प्रोडक्ट है और ये आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप डिफाइन कर सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर सर जो समझा रहे हैं आपको, Ksp Kip दोनों सेम थिंग है निकालने का तरीका, तो बट बेसिक डिफरेंस क्या है? Ksp ओनली एंड ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट होगा, जबकि अपन Kip जो बात करते हैं दैट इज द ओनली आयोनिक प्रोडक्ट। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अलावा भी अपन गिवन सॉल्यूशन में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पे हमको ये दोनों निकालने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी अपन प्रेसिपिटेशन या इसकी बात करते हैं तो हमको इसके 3 केसेस काम में लेने पड़ते हैं। केस 1 की अपन जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि Ksp इक्वल टू Kip हो, पहला केस आ जाएगा। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि आपने बोला कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया और वो Ksp के बराबर हो गया। इसका मतलब जब आप चेक कर रहे हो और Ksp आ गया, इसका मतलब तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर अपन ये बोल सकते हैं कि पहला केस Ksp इज इक्वल टू Kip है, तो अपन बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन सर। ऐसा ही अपन सेकंड केस की इसमें बात करते हैं। सेकंड केस बोलते हैं Ksp की वैल्यू Kip से अपनी ज्यादा आ जाए। इसका मतलब ये हो गया सर, अगर Ksp की वैल्यू Kip से ज्यादा है तो मैंने जैसे Kip लिखा, ये जैसे सपोज करो ये कोई आयन की कंसंट्रेशन थी और ये सेकंड आयन की कंसंट्रेशन थी और इनका प्रोडक्ट था, तो अगर Kip की वैल्यू कम है, अगर Kip की वैल्यू कम है इसका मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होना था अभी उससे भी कम हुआ है। बिल्कुल सही। अगर उससे कम हुआ इसका मतलब सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो सेकंड वाले केस में सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हुआ, तो सर इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं इस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और जो सॉल्यूट होगा अभी और डिसॉल्व किया जा सकता है। और सही बात है, किया जा सकता है। सही कह रहा हूं सर। अनसैचुरेटेड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसमें और डिसॉल्व करवा सकते हैं। सर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये सैचुरेशन की कंडीशन आ गई अपने पास। यहाँ पे सर अपन बोल दें कि ये अनसैचुरेशन की कंडीशन आ गई। बिल्कुल। और सर थर्ड केस की जो बात कर रहे हैं अपन, इस केस में अपन बोल सकते हैं कि अपना Ksp जो है वो लेस देन है Kip से, तो इस केस को सर अपन सुपर सैचुरेशन बोल सकते हैं। अगर Kip ज्यादा आ गया इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई सर कि जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना चाहिए था उससे आयन ज्यादा है। तो सर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट में आएगा कि जितना अमाउंट डिसॉल्व होना है वो तो हो ही जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट होगा ना वो बॉटम में जाके पीपीटी बनाएगा। तो सर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पीपीटी अकर्स हो जाएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो ये अपना हो जाएगा सुपर सैचुरेशन की कंडीशन, साथ में मैं इस कंडीशन के लिए कह सकता हूं
कि इस कंडीशन पे अपन बोल सकते हैं पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, पीपीटी स्टार्ट हो आप हाँ सही है सर। अगर मैं ऐसा बोलूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं सर, जब केएसपी बराबर केआईपी हो तो इस कंडीशन पे अगर इससे एक ज्यादा ड्रॉप अगर ऐड करोगे तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, बिल्कुल और सर। इससे अगर एक कम ड्रॉप होगी तो प्रेसिपिटेट को आप रोक भी सकते सर हो। यही पॉइंट से अपने कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिल्कुल सर। कि केएसपी और केआईपी इक्वल है तब सैचुरेशन है। हाँ। इससे एक ड्रॉप भी ज्यादा डल गई अब तो प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और एक ड्रॉप भी कम हुआ तो प्रेसिपिटेट प्रिवेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर अपन को जस्ट ऐसा बोले कि जस्ट प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो मिनिमम कंसंट्रेशन क्या है, केएसपी के इक्वली लेके चलते उस समय सर इसके बराबर रखेंगे। बिल्कुल। तो जस्ट इससे एक ड्रॉप नेक्स्ट ड्रॉप पे जो है वो प्रेसिपिटेट तो आना ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सर इस क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा सा एक जो है इनको ये भी कंसेप्ट दे देते, अपन इतनी बात कर चुके हैं तो अपन इनको ये भी बता देते केएसपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। तो सर एक बार एक नेक्स्ट पेज खाली पेज पे देख लेते हैं अपन। रफ करूं सर ये? हाँ सर। अगर अपन जैसे सर एक मैं जनरलाइज आइडिया बात करूं, एक AXBY करके मैंने एक सॉल्ट लिया, ये सॉलिड है, इसको अपन ने वाटर में डिसोल्व किया, सॉल्युबल करवाया, तो ये इस टाइप का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया XA + Y + YB - X। बेटा ये अच्छे से समझना, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आगे हैं, वहां पे अपन फिर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बिल्कुल ये आया जैसे सर, अगर मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो जैसे अपन ने यहाँ लिखा 1 - S, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ पे लिखूंगा सर, बताइए कितना लिखे यहाँ पे? XS लिख देंगे सर, XS स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। फिर यहाँ पे लिखना चाहिए सर YS। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसका अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखे KSP तो सर ये सॉलिड है, इसका कोई रोल नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ऐसा लिखना चाहिए A + Y की कंसंट्रेशन की पावर X और B - X की पावर Y, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए XS की पावर X बिल्कुल, और YS की पावर Y आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X + Y। तो सर ये जनरल फार्मूला हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया सर। जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दे और आपको नहीं पता है कि उसमें कितने हिसाब से वो डिसोसिएट हो रहा है, तो आप सिंपल X और Y की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपन KSP को जैसे फाइंड आउट अपन सिर्फ ओनली फॉर 2-3 एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा NaCl, या ऐसे लिख लो सर, सर इसकी यदि मैं इधर बात कर लेता हूँ, AgCl की बात करो सर आप, AgCl की मैं बात कर लेता हूँ, तो सर इसको ब्रेक किया अपन ने, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन के ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ, तो सर ये ब्रेक हो जाएगा आपका Ag+ और Cl-। बिल्कुल तो सर इधर KSP की मैं बात करूं तो KSP क्या होगा, सैचुरेटेड कंडीशन में उसके आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सर मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे Ag+ की आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Cl- आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन या तो पूरा डेरिवेशन करें, या सर मैं बोल सकता हूँ कैटायन और एनायन जो X और Y की वैल्यूज को बता रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं सर, X और Y की वैल्यू X और Y 1 हो गया, तो मैं सर डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो KSP आएगा वो 1 की पावर 1, हाँ 1 की पावर 1 S की पावर 1 + 1, तो सर ये तो हो जाएगा, तो सर सिंपल आ जाएगा S²। और यहाँ से यदि अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिंपल अपने पास आ जाएगा √KSP। तो बेटा यहाँ पे सर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बार बार पूरा डिसोसिएशन नहीं करके देखना पड़े, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला काम में लेके X और Y की वैल्यूज को पुट करो और डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। सही बात है सर। X और Y मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, इसको देखिए सर, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लिखा Na2SO, या ऐसे लिखो सर, मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा बेरियम सल्फेट लिख दिया जैसे, बिल्कुल सही बात है सर, है ना, या तो बेरियम सल्फेट लिखे अपन, या फिर अपन ऐसा लिख दे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है Ag2SO4, अपन Ag2SO4 ले लेते, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड। ठीक है सर, ठीक है। तो ये Ag2SO4 अगर मैंने लिया है तो सर बताइए X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू 4 है, सही है क्या? नहीं सर, X की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, Y की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि SO4 पूरा एक कंप्लीट एनायन है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल इसलिए सेट किया है कि ये आप ब्रेक करें इसको, ऐसे अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, एक्चुअली में ये 1 है, तो यहाँ पे Y = 1 आएगा। बिल्कुल सही बात ये चीज थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि SO4 ऐसा है, SO4 हो जाए, फॉस्फेट आ जाए, कभी ऐसा आ जाए सल्फेट आ जाए, फॉस्फेट आ जाए, फॉस्फेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड, पूरी एक यूनिट होगी, कार्बोनेट हो गया, ये पूरी एक यूनिट होगी। ऐसा नहीं होगा कार्बोनेट कार्बन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू अगर 1 है तो KSP बराबर ऐसा हो जाएगा, X की वैल्यू 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और S की पावर 1, 2 + 1, तो इसका मतलब 4S³ हो जाएगा इसके लिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी अब ये सब लोग कर लेंगे। ठीक है, चले सर आगे अपन। बिल्कुल सर, अपन प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को? ये क्वेश्चन में सर ऐसा बोला गया अपन को कि 10⁻³ सल्फाइड आयन है, ये अपन को बोल दिया, सॉरी Mn+2 Fe+2 Zn+2 और Hg+2 का जो है वो 10⁻³ है, सबका
10⁻³ सर ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट ये जो दे रखे हैं ना सॉल्ट MnS दिया है, FeS दिया, ZnS दे रखा है, HgS दे रखा है, AB टाइप के हैं सारे। बिल्कुल तो अगर सही। AB टाइप का है तो इसका मतलब KSP जो होगा इसका S स्क्वायर हो जाएगा। S² हो जाएगा। मतलब मैं एक तरीके से ऐसा बोलूं सर ये M+2 आयन होगा बिल्कुल। इनटू S-2 होगा। हाँ, M+2 का मतलब जितने भी अलग अलग मेटल है Mn, Fe, Zn, Hg सब आ सकते हैं। बिल्कुल सर। कॉमन सबके लिए सिंपल एक अगर मैं ये कहूं सर कि प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो KIP भी KSP के बराबर होना चाहिए। सर प्रेसिपिटेट के लिए जस्ट प्रेसिपिटेट के लिए बात कर रहा हूं सर मैं, जस्ट प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूं। अगर प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो उस कंडीशन में तो KIP ग्रेटर देन होना ही चाहिए। अपन जस्ट प्रेसिपिटेट की बात करें या अपन ऐसा बोल दे कि चलो प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो उस कंडीशन पर मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होगी, ये S-2 की मिनिमम कंसंट्रेशन की बात। मिनिमम बोल सकते हैं अपन इस हाँ। कंडीशन में कि इसके तुरंत बाद में प्रेसिपिटेशन बिल्कुल आ स्टार्ट हो जाएगा। जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं सर यहां से S-2 जो होगा वो ये हो जाएगा कि KSP अपॉन M+2 की कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है सर। और M+2 की सब में कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल सही तो मैं बात ऐसा बोल दूं S-2 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी KSP के। है। बिल्कुल सही बात है। जिसका KSP ज्यादा होगा उसको प्रेसिपिटेट करवाना है तो S-2 भी ज्यादा चाहिएगा सर। बिल्कुल सही बात। अगर जैसे सपोज करो आपने एक ड्रॉप डाली तो फर्स्ट ड्रॉप पे कंसंट्रेशन हो सकती है 10⁻30, ठीक है, हो सकता है 10⁻⁻, फर्स्ट ड्रॉप पे 60 हो, ये भी कंसंट्रेशन हो सकती है। अब अगर आपने नेक्स्ट ड्रॉप ऐड की है तो सर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सर कंसंट्रेशन फिर ऐसा आएगा, बढ़ेगा तब तो 10⁻55 आएगा। बिल्कुल सही बात। फिर मैंने एक ड्रॉप अगर ऐड किए तो फिर सर कंसंट्रेशन और बढ़ेगी तो ये आएगा S-2। तो अपन ये चाह रहे हैं कि सर सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन जब आएगी तो उस कंडीशन में वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। क्योंकि ये सबसे फर्स्ट वाला ही पूछ रहा है। इसने बोला सबसे फर्स्टली प्रेसिपिटेट कौन होगा, तो सबसे पहले तो वही प्रेसिपिटेट होगा जिसके लिए S-2 की कंसंट्रेशन मिनिमम हो, इसका मतलब जिसका KSP मिनिमम हो। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन चारों के KSP को मैं चेक करूं, बिल्कुल सर। 10⁻⁻54 है, ये सबसे मिनिमम है, तो ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट हो बिल्कुल सर, जाएगा। उसी से पे आएगा आंसर। और सर ये मेरे ख्याल से ये HGS के लिए रिस्पांसिबल है, HGS के लिए। इसका मतलब सर अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो थर्ड जाएगा। ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा इसके साथ ही आपको सर ने पूरा प्रेसिपिटेशन और पूरा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो आसपास की थ्योरी के साथ आपको मैं समझाया। ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर AB टाइप, मतलब आप पहले ये चेक कर लो कि जो आपको दे रखा है ना सॉल्ट वो AB टाइप का सेम हाँ, टाइप का है सर या नहीं। इसमें बच्चों ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे AB टाइप थे, सपोज यदि ये अलग अलग टाइप के होते तो फिर अपन यहाँ पे फॉर्मूला ही सर अलग लिखना पड़ता सर है। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने इंक्लूड हाँ, किया है उस कांसेप्ट तो को। उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट ऑफ थिंग आप ये ध्यान रखें सर कि AB टाइप का उसके बाद सेकंड टाइप ये आप चेक करें कि M+2 की कंसंट्रेशन सबके लिए सेम है, बिल्कुल। तो जिसके लिए KSP की वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। और या फिर मैं ऐसा बोल दूं प्रेसिपिटेट जो होगा वो ऐसा बोल दूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KSP। बिल्कुल सही बात है। जिसका KSP कम होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट अपने होगा। ऐसा पहले बात कर ही रखी है कि जो KSP है वो सॉल्युबिलिटी के तो प्रोपोर्शनल होता है बिल्कुल। और प्रेसिपिटेशन के इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये तभी है जब इलेक्ट्रोलाइट सेम सेम AB टाइप का सर मैंने फर्स्ट कंडीशन हाँ। यही दी है। चले सर आगे। बिल्कुल सर। तो अपना इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच। सर ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है सर, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, मेरे को सारे सॉल्ट दिख रहे हैं तो सर और फिर सबसे- इनका हाइड्रोलाइसिस करवाना तो पड़ेगा। सर सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कराना है, इसका मतलब अपन को ये पता करना है कि एसिड और बेस में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, सर डायरेक्टली मैं इनका लिखता जाऊं तो NaCl की अपन बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है सर। सही है सर। जैसे किसी का भी हाइड्रोलिसिस करना होता है बेटा, एक बार इसका मैं बता देता हूं। तो वाटर से अपन ने इसको रिएक्शन करवाया, जैसे ही वाटर से रिएक्शन करवाया तो हमको मिल गया NaOH प्लस HCl। सही बात है सर। बिल्कुल सर। तो सर अपने पास जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हो गया। अब अपन बार बार इतना डीप में नहीं जाके डायरेक्टली वाटर हाइड्रोलिसिस करें तो हमको ये पता लगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सही है। है सर। सर इसकी बात करें अपन तो यहाँ पे अपन को पता लग गया NaOH आएगा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जबकि H2CO3 आएगा Weak जो एक वीक acid है एसिड सर। आएगा। सही बात है सर। कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक का एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। बिल्कुल सर। सर इसमें ऐसे अपन ने बात किया वही NaOH आ वीक गया, एसिड आएगा सर। तो वीक तो एसिड आ जाएगा और और NaOH strong के base कारण आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। NH4Cl से सर NH4OH बनेगा, अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे बिल्कुल सही बात तो है। NH4OH ऑर्गेनिक में कंसीडर करते हैं, वीक बेस है ये, और HCl बनेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का केस है। और सर जब तक अपन को टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा था तो अपन 25 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करते consider हैं। कर सकते हैं। तो सर अपन बोल सकते हैं pH 7 से कम रहा तो एसिड होगा, बिल्कुल सर। 7 न्यूट्रल रहेगा और 7 से ज्यादा रहा तो बेसिक रहेगा। तो स्कूल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो सर
कि अगर बेस जितना बेसिक नेचर ज्यादा होगा तो पीएच भी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। तो आप अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हो कि किसमें स्ट्रॉन्ग बेस आया और किसमें वीक एसिड आया, वो वाला दो। अगर एसिड वीक होगा, अगर एसिड वीक होगा तो पीएच बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। या फिर बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी पीएच बढ़ेगी। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बच्चे ये गलती नहीं करते केवल बेस को ही कंसीडर कर लें, बिल्कुल साथ सर। साथ सॉल्ट है तो एसिड को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एसिड वीक हो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो पीएच बढ़ेगी सर। अब सर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो 7 हो जाएगा, ये तो 7 मीटर आएगी का केस सर। है, इसको अपन एक बार हटा देते हैं। ये सर 7 से कम आएगी, ये क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग base एसिड हो गया। हाँ तो सर फोर्थ ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया, हाँ। फर्स्ट ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। सेकंड और थर्ड में सर अपन बात करें तो यहाँ भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग अब बेस है। बताओ सर कैसे बताओगे? तो सर यहाँ पे अपन बात करें बेस तो यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे तो सिंपल एक था, यहाँ पे सर 2 NaOH आ रहे हैं। बिल्कुल तो सर। इसके अकॉर्डिंग सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूप से ये अपना नेचर शो करेगा। बिल्कुल तो सर। मेरे ख्याल से सर इसका आंसर थर्ड ऑप्शन चला जाना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। तो सर इसका अपन बात कर रहे हैं द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच इज, आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल। अपना पीएच ज्यादा रखा और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आगे और आएगा सर कि उसमें ये बोला जाएगा कि किसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। हाँ। तो एसिडिक होगा तो अपन यही चीज ध्यान रखिए, पीएच 7 से कम आनी चाहिए। वो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है पीएच 7 से कम किस में आएगी, बिल्कुल। या ऐसे भी पूछ सकता था कि इन 4 ऑप्शन में से पीएच 7 से कम किसकी होती, तो पीएच 7 से कम तो बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड। टोटल बिल्कुल। मिला के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हाँ, फ्रेम कर पूछे सकता है, कैसे भी जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है 7 से कम पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और 7 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर रहेगा। चले बिल्कुल सर सर। आगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोस्ट सोल्यूबल। सर ये वही आ गया जो क्वेश्चन 1 में आप बात कर रहे थे। बिल्कुल। यहाँ पे केएसपी दे रखा है लेकिन जल्दी जल्दी में ये नहीं सर बोलते केएसपी से काम नहीं चलता है, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। फर्स्ट ऑफ थिंग केएसपी ये कहीं पे डिफाइन नहीं करवा सकता कि केएसपी जो होता है वो सॉल्युबिलिटी को ये रिप्रेजेंट तभी करता है। बोल सकते हैं जब यदि सेम इलेक्ट्रोटाइप बिल्कुल, हो। क्यों वो अपन अल्टीमेटली सर सॉल्युबिलिटी की बात है ना, तो सॉल्युबिलिटी तो ऐसे डिफाइन होती है। बिल्कुल। तो सर पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स देख लेता हूँ कि किस बिल्कुल टाइप के। सर, अगर एस ज्यादा होगा ना तो एस ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब तो ये हो गया आपको हर केस में एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये केएसपी तो अपन तब निकाल लेते थे कि इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो अपना सेम थोड़ा टाइप का काम है, शॉर्ट हो जाए। बिल्कुल सर। तो सर अपन इसमें देखें तो सर फर्स्ट ऑप्शन जो अपना है B2S3, मैं जहां तक समझ रहा हूँ सर ये अपना A2B3 वाला आ गया। बिल्कुल सर। सर A2B3 के लिए अपन जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सर इसका पूरा करूं या रिलेशन डायरेक्ट लिख दें अपन? सर डायरेक्ट लिखो आप 108 s raised to the power KSP इज इक्वल टू सर अपन बात करें इसका तो 108 s s raised टू to the पावर power 5। 5। सर ये ये उसी उसी फॉर्मूले टाइप से लिया आया है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की पावर x, y की पावर y, जो अभी सर ने आपको बताया था x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। यहाँ उसी को मैंने अप्लाई किया है। बिल्कुल। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3। यहाँ से बेटा मैं यदि s निकालना चाहूँ तो s आ जाएगा आपके पास KSP अपॉन 108 की पावर 1/5। सही बात है सर? सही है सर। सर ऐसे ही अपन को सबका निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन बेटा ऐसे आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं वहां पे, तो अपन को पूरा सॉल्व करने के बजाय अपन एक थोड़ा सा आइडिया ले ले पावर से रिलेटेड। सर पावर से ही लेना पड़ेगा सर, क्योंकि पावर में डिफरेंस मेरे को ऐसा लग रहा है पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सर एक बार अपन ये बात कर ले, यहाँ पे सर 1/5 पावर आ रही है। सर आप एक काम करो, जैसे इसका KSP 10 raised to the power minus 17 दे दिया ना, तो इसका 17 दे दिया तो आप इसको 100 मान लो। बिल्कुल। ये हो गया 1/5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19। आप 10 की पावर माइनस 20 मान लो, 20 मान लो, क्योंकि 1/5 पावर लगाना आसान रहेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी सर 10 raised to the power minus 4। पहले वाले में 10 raised to the power minus 4 अप्रोक्सीमेट सर। सर ये लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट की बात करेंगे सर, हाँ। क्योंकि वैसे एक्यूरेट बात करेंगे तो बहुत बिल्कुल टाइम सर। कंज्यूमिंग हो जाएगा। सर सेकंड वाले में MNS दे रखा है, AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। AB टाइप के लिए KSP जो होगा S वो स्क्वायर आ S जाएगा। स्क्वायर के बराबर आएगा। तो S बराबर जो आएगा वो अंडर रूट ऑफ KSP आएगा। 10 की पावर माइनस 16 का अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो 10 की पावर माइनस 8 आएगा। सर ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में ये भी आपका AB टाइप का दे दिया, तो इसका भी मैं सिंपल S स्क्वायर माइनस 37 को 36 मान लो सर। सर माइनस 18 समथिंग मान लेता हूँ मैं बिल्कुल। सॉल्व करने के बाद में। ये A2B टाइप का है, तो यहाँ पे जो बनेगा सर वो बनेगा 4s क्यूब इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 51। तो आप सही एक बात काम करें सर, S बराबर अप्रोक्सीमेट 10 raised to the power minus 17 बनेगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो सर इसका अपने पास आ गया 10 raised to power minus 17।
सॉल्युबिलिटी उसकी मैक्सिमम होगी जिसका S ज्यादा हो। तो सर यहाँ पे S ज्यादा अपन बात करें तो अपन को First फर्स्ट का है ऑप्शन सर। मिल रहा है सर। बिल्कुल सर, तो सर अपने अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑर्डर लिखने का बोले तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं सर, अपने तो सारे कैलकुलेट कर लिए, ऑर्डर ठीक भी है। पूछे तो भी अपन कर सकते हैं। ओके, तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरीका बता ही दिया है। ये फॉर्मूला जो सर ने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मेरे हिसाब से सर सॉल्युबिलिटी का अब कोई भी कंसेप्ट नहीं बचा, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट की बात की थी वो सारे कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी के लिए लागू होंगे। बिल्कुल सर, चलें सर आगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं बेटा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन 0.02 m CaCl2 इन 0.01 m NaCl in 0.05 m AgNO3 is S0, S1, S2, S3 respectively. Then which of the following relationship is correct? पहली बात तो करेक्ट रिलेशनशिप पूछिए। अगेन सर ऑर्डर लिखना है सॉल्युबिलिटी सर, का ओवरऑल बात ये। अगेन सर अपन से सॉल्युबिलिटी की बात की है, तो सर AgCl की अपन को वाटर में, CaCl2 में सब में निकाल के चेक करना है। तो सर मैं सबके लिए इसको लिख दूं तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं। सर मैं एक सेकंड यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लॉजिकल बात होगी वो AgCl जो है वो सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि AgCl का केस भी वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन अब को जैसे आइडिया है कि 10 की पावर -10 होता है अप्रोक्सीमेट। बिल्कुल सर, ये अपन स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। अगर ये स्टैंडर्ड मानते हुए चले अगर अपन, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि AgCl सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल सही बात। सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया सर, है ना, एक तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है सर, ये सारे सॉल्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये सारे सॉल्ट दिख रहे हैं, ये सारे सॉल्ट दिख रहे हैं। तो सॉल्ट अगर है और उधर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्ट जो सारे होते हैं सर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आ रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आता, मतलब कहीं कहीं ऐसा वर्ड नाम में आना चाहिए सर, कॉमन आयन इफेक्ट लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो सर थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर लेते हैं अपन कॉमन आयन इफेक्ट की अगर बात करें तो नाम से ही मालूम चल रहा है सर, एक तो कॉमन आयन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ थिंग, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल कब होगा सर? कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल तब होगा जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और उसमें ऐड जो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जो सेम आयन को रखे, इन विच वन आयन इज कॉमन। बिल्कुल सही जिसमें एक आयन कॉमन हो सर, बिल्कुल सही बात। वन आयन इज कॉमन तो लगेगा। जब भी ऐसा हो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसमें अगर एक आयन कॉमन हो तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लग जाएगा सर। जब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं सर, आगे और भी आएंगे एग्जांपल, जैसे एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है सर, इसमें HCl ऐड कर दे प्लस HCl ऐड कर दूं, बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन विच वन आयन इज कॉमन, बिल्कुल ये ऐसा हो तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ये तो आइडेंटिफाई हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। जब अपन ने पीएच के क्वेश्चन किए थे तब वहां पे ऐसा आया था सर, तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड से सारे ले लो। उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगे तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो होनी चाहिए, जो भी कॉमन आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा ही नहीं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें पता है अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, मतलब सी अल्फा के बराबर आएगा। अब वो हो सकता है 2C अल्फा भी रिप्रेजेंट करे, 3C अल्फा भी करे, वो तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा सर। ठीक है सर, तो ओवरऑल बात ये होगी, कॉमन आयन इफेक्ट लग तो रहा है यहाँ पे। अब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो मैंने कह दिया सर, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन जो आयन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आएगी। बिल्कुल सही बात। अब सर इस क्वेश्चन को अपन प्रोसीड करते हैं सर। अब इसको अपन बात करें या तो कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग कर लें, और एक मैं वाटर, CaCl2, NaCl, AgNO3 सब में मैं इसको निकाल के देख लूं वो कहां से AgNO3 के लिए कंसंट्रेशन आ रही है। तो AgCl के केस की बात कर रहा हूं। हाँ सर, इसको नेक्स्ट पेज पे अपन प्रोसीड करें। तो जैसे सर अगर आपने कहा कि ये AgCl है, तो ये AgCl है, तो जैसे सपोज करो ये Ag प्लस जाएगा प्लस Cl माइनस होगा, तो KSP जो होगा, या अभी जैसे एक CaCl2 वाला या NaCl का केस पहले सिंपल वाटर का केस के लिए लिख लेते हैं। वाटर वाले केस में तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सर अपन एक एक केस की बात कर लेते हैं ना, जिससे थोड़ा सा इनके लिए इजी हो जाएगा। वाटर के लिए तो मैं बेटा सिंपल बोल सकता हूँ, KSP जो आएगा S² आएगा, और सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जो S0 दे रखी है वाटर के लिए वो सिंपल रूट KSP हो जाएगी। सही बात है सर? बिल्कुल सर। अब सर सेकंड केस की अपन बात कर लेते हैं। सेकंड केस क्या दिया है अपन को, साथ में अपन को दिया है 0.02 m CaCl2, 0.02 दे रखा है, तो सर मान लो ये S है, इसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल S1 दे रखी है, S1 है, तो ये भी S1 होगा।
सर Cl माइनस जो होगा वो यहीं से थोड़ी ना आएगा, वो सर CaCl2 से भी आ रहा है। CaCl2 से भी आएगा सर। और CaCl2 जब टूटता है, अगर ये टूटेगा तो कैल्शियम +2 बनाएगा, +2 टाइम Cl माइनस बनाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। और इसकी कंसंट्रेशन सर शायद तक 0.02 दे रखी है, बिल्कुल 0.02 दे रखी है, तो ये डबल बन जाएगा सर, बिल्कुल 0.04। तो सर इसका मतलब मैं यदि CaCl2 के लिए लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ जो इसका KSP आएगा वो Ag की कॉन्सेंट्रेशन तो हो गई S1, वो तो एज इट इज रहने वाली है। Cl की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो S1 तो इधर से आ ही रही है, साथ में +0.04 प्लस 0.04 भी आएगी। और सर S की वैल्यू जो है पहले से कम थी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और भी कम हो जाएगी, तो S स्क्वायर का मल्टीप्लाई नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सर ओवरऑल मैं ये बात कहूं है S स्क्वायर ऐसे नेग्लिजिबल हो रहा है तो मैं सिंपल यहाँ पे 0.04 S1 बोल सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल सर, क्योंकि जो S1 स्क्वायर आया है उसको अपन नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल मानते हैं। तो सर यहाँ से मैं यदि S1 की बात करूं वो आ जाएगा KSP अपॉन 0.04। सही बात है सर? सर अल्टीमेटली आपने जो रिजल्ट दिखाना उसका मतलब यही हुआ है कि जो मैं बोलना चाह रहा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। बिल्कुल सही बात है। तो कॉमन अगर मैं ऐसा बोल दूं KSP तो हर बार कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो कॉमन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओवरऑल बात ये बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना सर? तो सर अब आगे अपन बात कर लेते हैं। CaCl2 के बाद सर इन्होंने दिया है NaCl। NaCl में तो 0.01 ही मिलने वाला है, 0.01 ही मिलने वाला है, तो इसका मैं डायरेक्ट NaCl का लिखूं तो आप KSP अपॉन 0.01 लिख दो। तो KSP अपॉन 0.01 0.1 था 0.01 0.01 है सर। तो इसका अपन बोल सकते हैं 0.01 इज इक्वल टू S2 आ जाएगा। सही बात है सर? बिल्कुल सर। इसके बाद सर अपन को दे रखा है AgNO3। AgNO3 से सर अब कॉमन आयन यहाँ पे आज Ag आ गया, प्लस होगा, इसकी आई थिंक 0.5 दे रखी है, 0.05 दे रखी है। हाँ एक सेकंड, 0.05 दे रखी है सर। तो सर इसके लिए भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, जो अपना KSP अपॉन 0.05 है ये अपना S3 आ जाएगा। अब अपन को सर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखना है जो अपन अब डायरेक्टली बता सकते हैं। तो सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा फिर अपना? वाटर में सर सबसे ज्यादा है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी कम ही होने वाली है, तो वाटर में तो सबसे ज्यादा रहेगा सर S0 सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही बात। उसके बाद कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो सर अपन को ज्यादा सॉल्युबिलिटी देखनी है तो कॉमन आयन कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, वो NaCl में दिख रही है, फिर S2 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद S1 आएगा और उसके बाद S3 आएगा। तो सर अपन को ये जो मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें S0 S2 S1 S3 सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे सर ने आपको कॉमन आयन इफेक्ट समझा दिया, साथ में आपको ये भी पता लग गया कि वाटर के केस में बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी सबसे वाटर के केस में तो सर कुछ होने वाला ही नहीं है, जो S आएगा वो नॉर्मल तरीके से जो कैलकुलेट करते हो वही आएगा, और वाटर वाले केस में मैक्सिमम होगा। लेकिन एक बात सर है, वाटर वाले केस से भी मैक्सिमम आ सकता है, सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें कॉम्प्लेक्स बन जाए। जैसे अगर Ag+ है, अब ये Ag+ में अगर आपने अमोनिया मिला दिया तो अमोनिया मिलाया तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा AgNH3+। सर आप इसको ऐसे नहीं समझे, अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग भी बात करें ना सर, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैंने अमोनियम या अमोनिया मिलाया है तो Ag+ जो है वो कंज्यूम होने लगेगा। Ag+ अगर कंज्यूम होने लगेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मैंने रिएक्टेंट ऐड किया है, मतलब रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई, इसका मतलब सर सॉल्युबल ज्यादा हो रहा है, सॉल्युबल ज्यादा। और सर वैसे भी अपन को डायरेक्टली बच्चों ये याद रखो, इतना डीप में नहीं जाओ, तो वाटर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी ऐसे क्वेश्चन में, वाटर से ज्यादा एक ही केस में बनेगी जहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बिल्कुल सर, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। चले सर आगे। तो इसका आंसर बेटा अपना ऑप्शन 2 करेक्ट है। हाँ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2.8 into 10⁻⁻10। तो मैं इसका KSP लिख लेता हूं, जो हमको मिल गया 2.8 into 10⁻⁻10 मिल गया। ये सर बराबर होगा Ag+ की कंसंट्रेशन इनटू Cl- बिल्कुल सर, ये बोल सकते हैं, ये अपन ने अभी इनको समझा भी दिया है कि जो इनकी सैचुरेशन में है कंसंट्रेशन उनका प्रोडक्ट होगा। ये AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, हमको समझ में आ रहा है। अब AgNO3 में पूछ रहा है, ये AgNO3 में पूछ रहा है, इसका मतलब सर कॉमन आयन इफेक्ट लगे और कॉमन आयन Ag+ चल रहा है। तो सर इसकी जब अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यदि पहले अपन इनकी सॉल्युबिलिटी SS मान लें तो सर पहले SS थी दोनों के लिए। बिल्कुल। जैसे ही अपन ने इसमें 0.1 m AgNO3 मिलाया तो सर अब AgNO3 मिलाने से किसकी चेंज होगी? सर Ag+ आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो सर इधर से मैं ये बोल सकता हूं 2.8 into 10⁻⁻10 पहले था, आज Ag की कंसंट्रेशन S के साथ क्या हो जाएगी +0.1 और Cl की एसिडिटी S रहेगी। S की वैल्यू अपन कम मान के चल रहे हैं सर, बिल्कुल कम ही होगी सर, 10⁻⁻5 में आ रहा है। तो सर यहाँ से अपन ने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा S² + 0.1 S
वही पहले वाले क्वेश्चन वाली बात हो बिल्कुल गई, सर। एस स्क्वायर को सर नेग्लिजिबल कर दूं हाँ तो सर यहाँ से 10⁻⁻1 आ गया, तो सर यहाँ से 10⁻⁻1 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से सॉल्युबिलिटी 2.8 into 10⁻⁻9 9 मोल पर लीटर होनी चाहिए, क्योंकि -1 इसको हटाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। चले तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्युबिलिटी है। का जो मतलब यूनिट जो आएगी वो सर मोल पर लीटर में आएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर तरीके आप हाँ, और अगर आपको अगर इसमें पूछ ले कभी ग्राम पर लीटर में, तो मोल पर लीटर में कैलकुलेट करने के बाद आप उसे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर ले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक टाइप की अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, Concentration मोलरिटी है। चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। 20 ml of 0.2 m NaOH is added to 50 ml of 0.2 m CS3COOH to give 70 ml of solution. What is the pH of solution? सर इस क्वेश्चन को मैं करूं उससे पहले मेरे को एक चीज पता लग गई, ये सर स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सर अपना वीक एसिड है, सही बात है सर? सही है सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH और ऑर्गेनिक एसिड है, एसिडिक एसिड तो वीक एसिड होगा। सर मैं इनके पहले मोल्स की बात कर लूं, कितने कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं सर आपको तो ये मालूम है कि इस दुनिया में अगर NaOH का सबसे ज्यादा दुश्मन है तो वो एसिड है, तो एसिड और बेस दोनों दिख गए, इसका मतलब रिएक्शन तो होगी। रिएक्शन हो तो रिएक्शन होगी तो मेरे को ऐसे लिख देना चाहिए फिर तो कि ये CS3COOH है, ये रिएक्शन करेगा तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो CS3COOH बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल सर। प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सर। बिल्कुल सही बात है सर। अब अपन को चेक करना पड़ेगा सर रिएक्शन कंप्लीट हुई है या कोई बच गया है, कैसे है, तो वो तो अपन तभी मालूम कर पाएंगे जब अपन को मोल मालूम हो, जो अपन बेसिकली मोल में करते हैं बिल्कुल सही। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर और एक्सेस रिएजेंट के बेसिस पे। तो सर इधर मैं सिंपली मिलीमोल में ही बात करके चलूं तो हाँ सर ये दोनों साइड 4 मिलीमोल बात कर लो तो सर। सर ये 4 मिलीमोल हो गया क्या ये लो 4 मिलीमोल हो गया सर, मैं इधर लिख देता हूँ। हाँ, और सर इसकी मैं बात करूं तो सर ये 10 मिलीमोल हो गया, ये हो गया 10 मिलीमोल। हो गया सर। तो सर यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है बफर फॉर्मेशन करेगा। ये 10 मिलीमोल हो गया, ये 4 मिलीमोल हो गया, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 ही मोल चाहिए, तो 10 के लिए 10 चाहिए लेकिन है नहीं, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो ये हो गया। बिल्कुल सही। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ तो ये 0 बचेगा, ये 6 मिलीमोल बचेगा और वहां 4 मिलीमोल का ये फॉर्मेशन 6 मिलीमोल बनेगा, तो ये 4 मिलीमोल बन गया। सर मेरे को ये आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में बफर बनेगा कुछ भी होगा, मेरे को तो ये मालूम था एसिड बेस की रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद मालूम चला कि ये वीक एसिड बच गया पीछे और ये बच गया सर, ये बन गया नया क्या, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और बफर उसी को बोलते हैं, ये एसिडिक बफर बन गया, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर बफर के लिए पहली बात तो कंडीशन ये है कि एसिडिक बफर है तो वीक एसिड रहेगा, बिल्कुल और सर, बेसिक बफर है तो वीक बेस रहेगा। वीक बेस रहेगा। बफर में जरूरी है कि जो वीक वाला पार्ट है वो रिमेनिंग रहना चाहिए, अदरवाइज इसके फॉर्मूले में अपन बात करेंगे तो वहां पे वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर मैं एसिडिक बफर के यदि पीएच की फॉर्मूले की बात करूं तो सर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर। तो सर यहाँ पे अपन वैल्यूज रख के सॉल्व करें इसको। सही है सर। तो सर इसको यहाँ पे अपन pKa देखें, अपन Ka दे रखा है सर आपको, Ka दे रखा है 2 × 10⁻⁵, ये हमारा Ka है। तो सर pKa अपन ने निकालना बताया था, माइनस का log ऑफ दी Ka हो जाएगा तो सर 4.7 आ जाएगा। तो सर 5 माइनस log 2 रहेगा, और इसको सर अपन 4.7 जो आप बता रहे हैं वो सही है। तो सर यहाँ से अपन को pKa मिल गया 4.7 प्लस log। सर वॉल्यूम की इसने बात की है, वॉल्यूम कितना है सर? वॉल्यूम का कोई रोल होगा नहीं, उसका रीजन बता देता हूँ। आप जब मोल के अंदर डिवाइड करोगे, जैसे ये 70 और वो 20 ml कॉमन रहेगा दोनों मतलब में। 70 ml हो गया, तो ये 70 ml होगा, और वापस जब आप कंसंट्रेशन का रेशियो लोगे, उधर अगर आपने 6 मोल लिया मिलीमोल डिवाइड बाय 70 करोगे तो फर्स्ट ऑफ थिंग 70 से 70 कैंसिल होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिली से मिली भी कैंसिल आउट होगा। तो सर अपन यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं 4/6 आ जाएगा सर। बिल्कुल सर, हाँ 4/6 हो जाएगा। आ जाएगा। तो सर यहाँ से अपन ये देखें तो ये 2/3 हो गया, हाँ और सर log 2/log 3 को यदि अपन सॉल्व करें और प्रॉपर्टी लगाएं तो सर ये हो गया प्लस log 2 log m/n वाली प्रॉपर्टी माइनस log 3 माइनस log 3। तो सर इसको यदि चेक करें, माइनस का 0.17 आएगा सर। सर ये आ जाएगा टोटल मिला के माइनस का 0.17। तो सर यहाँ से यदि अपन बात ये करें लगभग 4.53 के आसपास आएगा। हाँ हाँ, तो 53522 हो बिल्कुल गया। बिल्कुल तो सर, सर इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अपन ने बफर की भी बात कर ली है कि जो रिएक्शन करवाने के बाद में आपको पता लग रहा है कि पूरी रिएक्शन नहीं हो रही और वीक वाला पार्ट रिमेनिंग है, इसका मतलब बफर फॉर्मेशन होगा। मैं एक यहाँ पे आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ सर कि आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है पीएच बराबर पीके, चलो ठीक है फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, विदाउट फॉर्मूला भी हो जाता था। चलो अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो सर इसमें जो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में एक्चुअल में सॉल्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे
यहाँ अभी वाले केस में तो सही अभी है, वाले सॉल्व हो केस की बात जाएगा, कर रहे हैं सर। ठीक है ना सर, अभी वाले केस में तो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर कभी ऐसा आया तो इसमें सॉल्ट की जगह सर ये आएगा कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हाँ, जो भी कॉमन आया, लेकिन जैसे अभी बिल्कुल वाले common। फॉर्मूले के अभी according वाले हम बात केस कर के रहे हैं। अंदर तो ठीक है, CH3CO माइनस जो होगा वो कॉमन आयन है दोनों के लिए। ये देखो CH3CO माइनस है, ये भी CH3CO माइनस है, तो कॉमन आयन CH3CO माइनस है। ठीक है सर। ये AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की वही इसके CH3CO आयन माइनस की होगी, क्योंकि सिंपल बिल्कुल सर। ए भी है तो कॉन्सेंट्रेशन हाँ। चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, बाकी अदरवाइज आपको सर कॉमन आयन पुट करना पड़ेगा। चलो चले सर आगे। बिल्कुल तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन मिक्सचर 0.1 मोल CH3COOH प्लस 0.02 मोल CH3COOH। ये तो सर सीधा बेसिक मतलब बफर बना के दे दिया इन्होंने, एसिडिक बफर। हाँ, और सर एसिडिक बफर दिख रहा है क्योंकि वीक पार्ट हाँ। बफर है। तो सर जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला काम में लिया है वो इधर काम में आने वही वाला काम में है। आएगा तो सर मैं सिंपल ये फार्मूला लगा दूं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, वही सर सॉल्ट लिख दो, सॉल्ट क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है अपन, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर। सही है सर। यहाँ पे वैल्यूज की अपन बात करें, pKa आज फिर से वही 4.7 आ जाएगा, 4.7 आएगा, तो 4.7 आ गया प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की बात करें तो सॉल्ट 0.2 हो जाएगा सर, क्योंकि वॉल्यूम अपन इक्वल वॉल्यूम तो कैंसिल आउट होगा सर, वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है। और यहाँ पे ये 0.1 आ गया, हाँ। पॉइंट से पॉइंट गया तो लॉग पूरा। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। तो सर सिंपल ये मैं बोल रहा हूँ 4.7 प्लस 0.3 की बात करूँ तो सिंपल 5 5 आ जाएगा। बिल्कुल तो 5 सर आ इसका जाएगा। मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, सही बात है। चले सर आगे। चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द solubility of sparingly soluble salt AXBY in water this, then solubility product this, then possible value XY। सर ये अपन ने जो पहले में डिस्कस किया वही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये सर, बस इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, एक्स और वाई दोनों वेरिएशन रखे हैं और इनकी वैल्यू पूछी है। तो सर सिंपल मैं ये बोल दूं कि जो आप ये फॉर्मूला वहां बता के आए थे, अपन पूरा सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन चेक करने को ज्यादा ऑप्शन से बेटर ही है, करना पड़ेगा सर। है ना सर। तो सर सिंपल सा अपन को ये फॉर्मूला दे रखा है जिसमें हमको KSP बता रखा है, सोलिबिलिटी ऑफ ये KSP दिया है अपन को 1.1 इंटू 10⁻11 x की पावर x y की पावर y। सोलिबिलिटी सर हमको दिया है 1.4 इंटू 10⁻4 की पावर x प्लस y। सही बात है सर। सही है सर। तो सर यहाँ पे x और y की वैल्यूज अपन को पुट करके देखनी पड़ेगी। वैल्यूज भी सर अपन को बहुत आसान काम कर दिया, जीरो दे रखा है वैल्यूज में। हाँ, तो सर मान लीजिए अपन ने किसी भी एक पार्ट की वैल्यू जीरो सर रख दी। तीन ऑप्शन में तो जीरो है, तो अपन को सबसे पहले जीरो ही चेक करना चाहिए। हाँ, तो सर जीरो चेक कर लेंगे, किसी की पावर जीरो आई तो सर ये तो पूरा मामला सेट ही नहीं होगा ना। जीरो आती तो सर मेरे हिसाब से ऐसा हो गया कि पूरा जीरो ही हो जाएगा। पूरा जीरो ही आ जाएगा। बिल्कुल। तो सर इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, थर्ड गया और फोर्थ भी गया। तो सर आंसर तो सेकंड ही है। आंसर सेकंड ही आएगा। तो बेटा इसलिए आप इसमें घबराए नहीं कि कैलकुलेशन बढ़ गई, वहां आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिक देखना चाह रहा है कि आपको पूरा पता है। अब आप चाहो तो वैल्यू भी पुट करके देख लो सर, आंसर तो वही आएगा सर लगभग। वैल्यू पुट करके देख लेंगे, तो सर हाँ। वैल्यू तो ये पुट कर लेंगे अपन, क्यों बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। कंज्यूम करें। तो बेटा सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, और ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻4, 2 और 1 आ जाएगा सर 3। तो सर यहाँ पे ये आ गया 4, 1.4 का सर क्यूब करना है। क्यूब करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, तो इसको ये इसलिए अपन कह रहे हैं सर ऑप्शन से चेक हो जाना चाहिए। ऑप्शन से चेक और टाइम कंज्यूम बिल्कुल, करना है। ये बिल्कुल। तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए तो फोर्थ सेकंड बिल्कुल, आंसर रहेगा। चलिए सर आगे। चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो सर इसमें भी मेरे को सॉल्ट ही दिख रहे हैं सारे। सर ये सॉल्ट दे रखे हैं, सॉल्ट की आपको करवाओ हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद देखो कि लास्ट में बच क्या रहा है। बिल्कुल सही H प्लस दिखता है, इसका मतलब एसिड है, और OH माइनस दिखता है, इसका मतलब बेस है ना। और अगर एसिडिक हुआ तो pH लेस देन 7 होगा, बेसिक होगा तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, और न्यूट्रल हुआ तो pH 7 होगा। और सर मेरे को कुछ बोला नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि pH भी साथ उसी के अकॉर्डिंग बात की। तो सर मैं हाइड्रोलिसिस वैसे ही करा तो जैसे अपन एक प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल करवा के आए। सर। तो सर CH3COONA की बात करूं तो सर जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एक तो NaOH बनेगा प्लस साथ में एसिडिक एसिड। CH3COOH बनेगा। तो सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसके लिए ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सही बात है सर। बिल्कुल सर बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका pH मतलब pH 7 से ज्यादा है, pH 7 से ज्यादा है, और बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एल्कलाइन सॉल्यूशन होना तो चाहिए। A का थर्ड आएगा सर। तो सर A का मैं ये बोल दूं, A का अपने पास थर्ड मिलना चाहिए अपन। और सर अगर आपने, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि आप ऑप्शन को ध्यान में रखें। आप अगर आपने यहाँ तक ही सोल्व किया है और फर्स्ट ऑप्शन को ही देख ले
तो ए का थर्ड जहां मिल रहा है वो राइट हो गया, तो सर इसका मतलब फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है सर। तो सर आप ये कह रहे हो कि पूरा करके टाइम खराब नहीं करना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हाँ, कर रहा हूं मैं। थोड़ा हम सा तो चलो सर अपन तो पूरा डिस्कस कर लेंगे, हाँ। लेकिन बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पहला अगर ऑप्शन सही पकड़ लिया तो बाकी के ऑप्शन तो चेक करने की सर जरूरत टाइम नहीं। बच जाएगा, थोड़ा सा अपन को वही बात पैनी नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 45 मिनट में आप कहते हो ना, अगर 45 मिनट में अगर 45 क्वेश्चन करने हैं तो ये क्वेश्चन जैसे अगर आ गया वहां पे तो 1 मिनट भी नहीं लगना है, और सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएगा सर 100% आता है। चले सर आगे। सर NH4Cl की बात करें तो सर यहाँ पे ये दिख रहा है ये NH4OH और HCl प्लस होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो आएगी वो 7 से कम आएगी और सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो सर इसका मतलब सेकंड आएगा B इसका। का सर सेकंड हो जाएगा, सही हाँ। बात है सर। इसके बाद NaNO3 की बात करें तो सर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, बिल्कुल सर, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो सर यहाँ न्यूट्रल बनेगा सर, न्यूट्रल बनेगा तो इसका मतलब पीएच 7 आएगी, सी का 4th हो जाएगा। बिल्कुल सर। और सर इधर बात करें CH3CONH4 तो सर ये वीक एसिड वीक बेस हो गया। सर वीक एसिड वीक बेस का जब भी सॉल्ट बनता है तो वो उसकी पीएच या फिर उसका सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वीक है तो ज्यादा वीक सर, है, या ऐसा बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पीके या पीकेबी क्या उनके सर कुल मिला के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड भी नहीं करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड और सर करेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जहां तक मेरे को इसके पीएच का फॉर्मूला सर ध्यान आ रहा है तो वीक एसिड वीक बेस के लिए सर हम ये फॉर्मूला लिखते थे जो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अपने लिए, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। सही बात है सर। सही। तो सर यहाँ से अपन को पता लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड भी नहीं करेगा और के केबी के ऊपर डिपेंड करेगा और ऑलमोस्ट 7 के आसपास ही आएगा। 7 के आसपास तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोला है, पीएच ग्रेटर देन और लेस देन 7, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो सकता है इसका। तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बाकी सेकंड थर्ड ऑप्शन सर। अच्छा सॉरी, अभी अपने चेक किया ए का थर्ड था, ए का थर्ड था, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सर। चले सर आगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 into 10⁻⁻10. Precipitation of AgCl will occur by mixing which of the following solution are mixed in equal volume. सर वैसा ही आ गया जैसा अपन पहले डिस्कस करके आए थे। सर KIP ज्यादा होगा KSP से, उस कंडीशन में प्रेसिपिटेट आएगा, फर्स्ट ऑफ चीज तो ये समझ में आ रही है। तो सर दूसरी बात हमारे को यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन के अलावा आयंस की कंसंट्रेशन दी है सर, तो कंसंट्रेशन दी है प्लस ये बोला इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम बोला है तो कंसंट्रेशन हाफ हाफ होती जाएगी। तो सर मैं ये भी बोल दूं AgCl जो है वो AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, KSP S स्क्वायर के बराबर आएगा, बिल्कुल KSP जो आएगा S स्क्वायर के बराबर आएगा, जो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन और Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। बिल्कुल सर। सही बात है सर। तो सर अब अपन इसको या तो पूरा सोल्व करें या फिर डायरेक्ट चेक कर लें। सर डायरेक्ट अगर आप पावर चेक कर ले तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो Ag प्लस 10⁻⁻8 है, Cl माइनस 10⁻�8 है, तो KIP जो आएगा फर्स्ट वाले केस में वो 10⁻16 आएगा, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ सर अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे डिफरेंस है सर। ऐसे तो अभी तो KSP से ज्यादा नहीं हुआ ये, क्योंकि अपना KSP जो दे रखा है पावर्स में बात कर लो 10⁻⁻10 अपन को पावर 10⁻10 से कम आनी चाहिए, मतलब -9 -8 ऐसे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तभी होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में 10⁻³ है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करोगे तो 10⁻6 आ गई। तो सर यही आंसर तो यही आएगा सर। आगे थर्ड फोर्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, बाकी आंसर तो ये बन गया है सर। ये -6 और -6 तो इसका सर 10⁻12 आएगा। इधर -10 का मतलब 10⁻20 होगा। तो सर ये ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है, फर्स्ट आंसर सेकंड आएगा, रॉन्ग हो गया है, बिल्कुल सेकंड करेक्ट है। सिंपल सा ये फार्मूला आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, द pH ऑफ विच सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट। सर ऐसा अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में भी बात किया था कि जो अपना वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट होता है वो अपना कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट बिल्कुल होगा सर। तो सर अपन यदि वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट की बात करें, जैसा पीएच अभी अपन लिख के आए थे, पीएच हो जाता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। सही बात है सर। तो सर ये वाला हमारा कंसंट्रेशन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो सर इनका सबका अपन को वही हाइड्रोलिसिस करके चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल सही सर। तो सर इसमें मेरे को जहां तक दिख रहा है ये CH3COOH और सर ये एसिड है और ये अमाइन है, अमाइन बेस वीक बेस है, वीक बेस होता है। तो सर ये अपना वीक एसिड वीक बेस हो गया। तो सर फिर से अपन वही अप्रोच करें तो फर्स्ट तो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन तो गया सर। गया सर, सही बात है सर। यहाँ पे अपन फिर देखें NaH2PO4, तो सर यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। सही है सर। तो सर स्ट्रॉन्ग बेस तो अपन को चाहिए ही नहीं, इसका मतलब सेकंड तो होना ही नहीं चाहिए। सही है सर। तो सर सेकंड को हटा दूं मैं, बिल्कुल।
तो सर सेकंड को हटा दिया तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना गया और वो ऑप्शन भी अपना गया। सही है। तो सर अपना इसका मतलब डायरेक्टली अपन बात करें तो अपना सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सही है। तो सर अपन सारे सॉल्ट नहीं चेक करें तो डायरेक्ट भी अपन बता सकते हैं, और वैसे आप चेक भी कर सकते हो। सर इसके लिए अपन बात करें तो ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो जाएगा ये अपना, और ये हो जाएगा सर वीक एसिड वीक बेस का। तो सर यहाँ से अपन को पता लग गया है कि अपना ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चले सर आगे, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट पीएच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर CH3COONH4। तो सर ये अगेन कैसा सॉल्ट है सर? ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है सर। तो सर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग अपन ने अभी पीएच का फॉर्मूला लिख लिया था। बिल्कुल सर। तो सर पहले मैं इनके पीएच और इनके फॉर्मूला लिख लूं। पीएच कैलकुलेट कर लो आप। तो सर पीएच का मैं सिंपल फॉर्मूला बोल दूं 7 + हाफ pKa माइनस हाफ pKb। करेक्ट बात है क्या सर? सही है सर। तो सर यहां से मैं बात करूं pKa, तो सर Ka अपन को 10⁻⁻6 दिया है, pKa 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो सर 6/2 लिख दूं, और सर pKb 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो 5/2। तो सर यहां से बात करें 7 + 3 - 2.5 आएगा, तो 7.5 हो जाएगा सर। तो सर आंसर तो एक से ही बन जाएगा। बिल्कुल सर, pH 7 से ज्यादा आ रही है। बिल्कुल सर। तो सर 7 से ज्यादा आ रही, अच्छा डायरेक्टली अपन को मिल गया है 7.5 एक ही ऑप्शन है सर। ठीक है। तो सर बाकी भी अब चेक करना है अपन को। बिल्कुल सर। जल अपघटन की जो मात्रा आएगी सर इसके अंदर, वो स्मॉल h की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंट दूं, CH3CONH4 को अगर सर जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसमें कैटाइन और एनाइन दोनों पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा, और दोनों पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा CH3COOH प्लस NH4OH। अगर ऐसा हुआ तो कैटाइन और एनाइन जब दोनों का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो मेरे को ऐसा लिख देना चाहिए, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसकी कंसंट्रेशन भी C होगी, इसकी C होगी। स्टार्टिंग में ये 0 है, ये 0 है। अगर हाइड्रोलाइसिस का अमाउंट H है तो C - CH होना चाहिए। सर ये वही तरीके से कर रहे हैं अपन जो बिल्कुल सर, अल्फा वाला करता है। जैसे CH हो गया, मैंने आपको उस समय भी बताया था सर कि AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो K = C α² आया था अपना फॉर्मूला। तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा, अल्फा की जगह कभी H भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब अगर इसका KH लिखते हो सर, तो ये हो जाएगा CH × CH अपॉन C - CH × C - CH, ये आएगा। तो इसका C से C कैंसिल हो गया, H²/1 - H का होल स्क्वायर। अगर H वेरी वेरी लेस देन अगर 1 हुआ तो उस कंडीशन में KH जो होगा वो H² आएगा, और H बराबर √KH होगा। तो सर ये वही बात हो गई कि जैसे ही अपन ने जो अल्फा बोलते थे अपन कि अल्फा यदि 10% के लेस देन आ रहा है तब नेग्लिजिबल मान के चलेगा। तभी, लेकिन वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन देखिए, अगर अपन जल अपघटन की मात्रा परसेंटेज में देखोगे 2 या 3% है, तो सर नेग्लिजिबल मानना ही पड़ेगा। तो सर KH = H²। अब KH कैलकुलेट करना पड़ेगा सर इसका। तो सर KH का तो डायरेक्टली फॉर्मूला जब अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था तो वहां पे अपन पूरा डेरिवेशन का भी टाइम नहीं, KW/K × KB लिख सकते हैं। तो सर यहाँ से ये तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, Ka दे रखा है 10⁻⁻6 और Kb दे रखा है 10⁻⁵। तो सर यहाँ से मैं बात करूं 10⁻³ आ जाएगा सर, ये 10⁻3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर 10⁻³ KH आ गया, तो वो भी अब ऑप्शन में या तो यही बैठेगा या यही बैठेगा। तो सर अपना PS से वैसे तो आंसर आ ही चुका है। अब अपने पास सर जो निकालना है डिग्री H कैलकुलेट करना है तो √KH हो जाएगा, तो √KH होगा तो KH है 10⁻⁻3। अब -3 तो सर मैं बाहर लेके आ नहीं सकता हूँ, तो ये काम करें 10 × 10⁻⁻4 लिख दो। बिल्कुल सही। तो इसका तो आ जाएगा 3 अप्रोक्सीमेट, और इसका आएगा 10⁻².03 हो जाएगा सर अप्रोक्सीमेट। तो सर एग्जैक्टली आंसर अपने पास आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। एक सर यहाँ पे थोड़ा और ये बात कर लेता, आपने जो लिखा ना KH = KW/K × KB, तो ये जो है वो अगर एक फिक्स फॉर्मूला हो जाएगा सर यहाँ पे मेरे हिसाब से कि KH जो होता है, रफ करूं सर इसको? हाँ सर। अगर मैं एक बात बोलूं तो KH जो होता है कभी भी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट वो फिक्स होता है, KW/ जो भी वीक कंपोनेंट है वो लिख दो सर आप। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर जैसे कोई वीक है ही नहीं तो कुछ भी मत लिखो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ तो कोई भी वीक नहीं है तो सीधा KH KW के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर वीक एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो एसिड वीक है, तो इसका मतलब KH जो होगा KW/ जो वीक होगा उसका कंपोनेंट लिख बिल्कुल सही बात है सर। अभी आपने जो लिखा था वो वीक एसिड वीक बेस का था, तो दोनों कंपोनेंट वीक थे इसलिए अपन ने K × KB लिख दिया, वो तो ये जनरलाइज फार्मूला हो गया। बिल्कुल सही बात है सर।
चले सर आगे। चले तो सर। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये अपन चेक कर चुके हैं सर। इसके बाद क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं। ये वही हो गया सर कि कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स, हाउ मेनी सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब जिसको वाटर में सॉल्व करने पर H+ आयन दिखे या फिर pH 7 से कम दिखे, इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल सही सही है सर। तो सर चेक करें इसको। बिल्कुल सर। तो सर NH4Cl को चेक करूं मैं, तो यहाँ पे सर ये अपन को पता लग गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। बिल्कुल HCl + NH4OH का बना हुआ है। तो सर ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा, बिल्कुल होगा। तो A देगा सर अपना। हाँ सर इसके बाद NaCN की बात करें, तो NaCN की बात करें सर, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये NaOH + HCN होगा, HCl वीक एसिड तो है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर ये एसिडिक नहीं देगा, तो सर इसको हटा दूं मैं। बिल्कुल सर। AlCl3 की बात करूं सर, AlOH होल थ्राइस + HCl से बना हुआ है, इसका मतलब वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सर ये फिर वही बात आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा। सही है सर। सर ये अपना पोटाश है ना, फिटकरी की जो बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सर। तो सर ये भी यहाँ पे Al दिख रहा है, एल्यूमिनियम दिख रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिड होगा। वीक बेस का होगा, तो सर ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा। बिल्कुल। सर ZnOHCl के लिए क्या कहते हो? ये सर ZnOH होल ट्वाइस + HCl की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना था। तो सर कुल मिला के यहाँ भी एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, बिल्कुल। तो सर ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा। सही है सर इनको देखते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं सर। KHSO4 में कि एक KOH + H2SO4 से तो बना हुआ है, अब है तो यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस बेस भी भी है। अब बताओ सर कैसे करें। सर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे सर H2SO4 2 टाइम्स एसिड आ रहा है, यदि बिल्कुल। अपन थोड़ा सा देखें तो सर एसिड का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जब तक अपन को डेटास नहीं दिए हुए। बिल्कुल। तो सर कीजिए सर, इधर ज्यादा लोग, इधर ये हो जाएगा, ये तो pH 7 का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। रॉन्ग हो जाएगा सर। कॉपर हाइड्रोक्साइड + H2SO4 से बना हुआ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, तो ये भी होगा। तो क्या H2SO4 है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है सर। ये बना हुआ है AlOH होल थ्राइस + HCl + HBr + HI से, सर सारे स्ट्रॉन्ग है, सारे स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही बात है सर। और सर यहाँ पे ये बात कर ली अपन ने NaSCO3, NaOH + H2CO3 से बना हुआ तो है, सर स्ट्रॉन्ग बेस strong है, है। वीक एसिड है, तो तो ये सर नहीं wrong हो होगा। जाएगा। तो सर यहाँ पे काउंट कर ले, देखिए कितने हो रहे हैं। 4 उधर हो रहे हैं, 3 इधर हो रहे हैं, 7 हो जाएगा तो सर। सर 7 टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट, तो इधर सर 7 आ जाएगा। सही है। तो सर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ चले सर आगे। बिल्कुल। तो सॉल्ट के काफी क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस वाले अपन ने चेक कर बिल्कुल लिए। सर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी यही। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है pH ऑफ 0.5 m BaCN2 सॉल्यूशन। इसके लिए अपन को सर क्या pH कैलकुलेट करना है, BaCN2 सॉल्यूशन दिया है। बिल्कुल सर, ये देखो सर, एक तो ठीक है, फॉर्मूला तो अपने पास है ही है, अपन इस बार थोड़ा सा फॉर्मूले से बियॉन्ड सोचते हैं कि अगर मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं है जैसे, बिल्कुल सही बात तो है। बेरियम साइनाइड दे रखा है, ये सॉल्ट है, तो पहले हाइड्रोलाइसिस तो करवाना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही विदाउट बात है। हाइड्रोलाइसिस तो बात ही नहीं होगी। और ये बना हुआ इससे सर बेरियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल। प्लस HCN से बना हुआ है। तो सर मतलब बेस स्ट्रांग हो गया या एसिड वीक हो गया? जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, जो वीक पार्ट होता है उसका होता है। इसका मतलब सर साइनाइड का होगा। जब साइनाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको मिलेगा HCN प्लस OH माइनस की आयन की कंसेंट्रेशन। तो सर यहाँ पे OH माइनस मिल गया, वैसे ही अब पता लगा OH कि माइनस मिल गया ना सर, तो एक तो पहली बात तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो pH 7 से ज्यादा आएगी। बिल्कुल सही बात ठीक है। सेकंड ऑफ थिंग में अगर बोलूं कि OH माइनस अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो POH हो जाएगी, और POH आ जाएगी तो 14 माइनस POH कर लूंगा तो पीएच आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर साइनाइड माइनस की कंसेंट्रेशन चाहिए, मैंने जैसे मान लिया सर ये C अभी के लिए, ये 0 होगा, ये 0 होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर H है तो C माइनस CH, ये होगा CH और ये होगा CH सर। बिल्कुल सही यही बात हुई। तो मैं ऐसा बोल दूं सर कि OH माइनस आयन जो होगा वो CH के बराबर होगा। सही बात है। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सर अगर इसकी कम हुई तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होता है, और वो C अल्फा जो है वो K इंटू C के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं सर रूट KH इंटू C के बराबर होगा। सही बात है सर। अभी अपने बात बोला था KH जो होता है वो होता है KW अपॉन वीक, वीक एसिड है तो KW अपॉन K इंटू हो जाएगा C के बराबर। बिल्कुल सही बात। अगर ऐसा हुआ तो OH माइनस आयन जो होगा वो आएगा KW 10⁻⁻14 है अपॉन K ये दे रखा है सर, K नहीं दे रखा है इस बार। सर इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग ले लो आप। तो सर इसका एंटी लॉग लूं तो सर मेरे को यदि pK दे रखा है और K निकालना है तो सिंपल फार्मूला माइनस लॉग Ka, या सर मैं सिंपल यहाँ पे पूछ सकता हूँ Ka के लिए कि 10⁻⁻9.30 है। हाँ तो या मैं बोल दूं कि ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग -9.30। सही। और सर इसका फॉर्मूला होता है कि जो पॉइंट के बाद वाली है
उसको तो सर 1 माइनस कर लें अपन, बिल्कुल सर। तो 1 माइनस 0.3। बेटा जब यदि एंटीलॉग नेगेटिव में आता है तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट को 1 में से माइनस कर देते हैं, इंटू 10 टू पावर माइनस जो पॉइंट से पहले वाली को है उससे एक इंक्रीज करके लिख देते हैं 9 + 1। सही बात है सर? सही सर। तो सर यहाँ से अपन बात करें तो यह आएगा अपने पास एंटीलॉग 0.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। सही बात है क्या सर? अब ये आ गया, तो अब 0.70 की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू होती है सर ये। तो सर लगभग क्योंकि log 5.6990 हाँ। होता है, तो सर इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ अराउंड ये 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा। सर अपन ने ये आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट में क्वेश्चन किया था कि पीएच दे रखी थी और H प्लस आयन कैलकुलेट कर रहा बिल्कुल था। सही बात है सर ये तो ठीक है, आपने मेथड से बताया। अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे सर, ये अगर सीधा दे रखा है, अगर पीके दे रखा है और के कैलकुलेट करना है, ये पीएच दे रखा है, H प्लस आयन कैलकुलेट करना है, तो जो दे रखा होता ना, जैसे डिजिट दे रखा है 9 का, तो वो 10 की पावर में एक बढ़ा के बोलो नेगेटिव में, बिल्कुल सही बात तो ये 10 की पावर माइनस 10 हो गया बिल्कुल सीधा। सही बात है। अब 10 की पावर माइनस 10 हो गया, तो एक बात सोचो सर, अगर मैं इसका वापस पीके लेता तो माइनस का 10 आ जाता, मतलब 10 आ जाता ये। बिल्कुल सही अब मेरे को लाना कितना सर, 0.3 लाना, 9.3, इसका मतलब 0.7 माइनस करना तो है, वही log 5 की तो वैल्यू log 5 की वैल्यू है, तो वो सीधा log 5 की वैल्यू यहाँ पे लिख दे। तो बेटा ये डायरेक्ट ट्रिक आप तभी करें जब पहले आपको ये log और Idea हो। values हाँ। ध्यान हो, नहीं तो बेटा ये यहाँ पे धोखा खा सकते ठीक है ना, 9 दे रखा है तो एक पावर बढ़ा के बोले 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। अब आप सोचो कितना कम करना है, 10 की पावर 10 में से कितना कम करना है, तो अपन को मालूम चला 0.7 कम करना है। 0.7 log में 5 की वैल्यू होती है। ठीक है सर। तो ये हो गया सर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 10। और जो बात मैं पहले बोल रहा था सर कि कंसंट्रेशन सी, इस बार साइनाइड माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, 0.5 ही होगी क्या? नहीं सर 2 टाइम्स हो जाएगी ना, 2 टाइम्स होगी, बिल्कुल। क्योंकि साइनाइड बेरियम साइनाइड में से साइनाइड डबल मिलेगा, तो 0.5 का डबल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सर। अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा अपने पास 0.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं सर, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 2 बनाऊंगा, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 बन जाएगा। 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 लिख देता हूं। बिल्कुल सही बात। अगर ये लिखा है सर, तो OH माइनस जो आयन आएगा वो आएगा 10 की पावर माइनस 3 और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 4.5 के आसपास आएगा। बिल्कुल सही सर बात। 4.6 भी आया तो भी मेरे को कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतने पॉइंट पे कोई पॉइंट में ज्यादा दिक्कत नहीं difference चल रहा है है। ये तो OH माइनस की आ गई सर। अब OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई, तो सर POH कैसे आ जाएगी इसकी? सर सिंपल 3 माइनस log 3 माइनस log 4.5, तो 3 माइनस log 4 अगर अपन 5 करे तो log 4.5 अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 0.65 के आसपास आ जाएगा सर। क्योंकि सर log 4.60 होता है, log हाँ। 5.70 होता है। ठीक है सर। ये अगर आ गया तो ये आएगा 2.35, ये तो POH चाहिए। हाँ क्योंकि सर यहाँ पे अपन को याद रखना है ये बेस स्ट्रॉन्ग ये OH माइनस लिखा है सर। बिल्कुल सही बात तो है। ये POH अगर 2.35 आई है तो PH हो जाएगी 14 माइनस 2.35, 14 माइनस 2.35, तो ये आ जाएगा 11.65। तो बेटा एक तो ये तरीका है जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर याद नहीं है तब तो। और यदि सर अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, पर इसको रफ कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर बिकॉज यहाँ पे अपन को ये पता लग गया है कि बिल्कुल इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ PH 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। log C सर यहाँ पे C जो है वो 1 हो जाएगा। सही बात है क्या सर? हाँ। 0.5 इंटू 2, ये कंसंट्रेशन ऑफ जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उस सॉल्ट की लेनी। बिल्कुल। और सर यहाँ पे C 1 हो जाएगा तो log 1 0 होता है, तो ये पार्ट हटा दूं। हाँ। ये पार्ट हटा दिया तो सर सिंपल में 7 प्लस हाफ PKA की वैल्यू दी है 9.30, तो यहाँ से सिंपल निकालेंगे अपन तो डायरेक्टली अपन को ये आंसर भी मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये शॉर्ट बेटा तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला formula याद हो याद एटलीस्ट, नहीं तो फिर आपको जो अभी सर ने बताया उस पूरे मेथड पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? चलो सर आगे। बिल्कुल सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं अपन लोग। A weak acid HX has the dissociation constant। सर weak acid दे रखा है, dissociation constant मतलब सर ये Ka की बात कर रहा है। बिल्कुल। It forms a salt NaX। इसका मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है। NaOH के साथ, तो सर इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ weak acid strong base की बात हो रही है अभी तक सॉल्ट की। The percentage hydrolysis of 0.1 m solution of NaX is। सर मतलब ये स्मॉल h की बात कर रहा है। सर स्मॉल h की बात कर रहा है। मैंने चारों ऑप्शन देख लिए सर, चारों ऑप्शन में परसेंटेज जो है वो कहीं पे भी 10 से ज्यादा नहीं दिया है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब KH बराबर CH स्क्वायर लग जाएगा सीधा सर। KH बराबर CH स्क्वायर लगेगा, तो सर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं KH इज इक्वल टू CH जो स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि K बराबर जो C अल्फा स्क्वायर होता है वही फॉर्मूला लग रहा है सर। बिल्कुल सही बात है। और सर H अपन बात करें रूट KH बाई C।
KH बाई C आया रूट में। KH की वैल्यू सर डायरेक्ट नहीं है, KW अपॉन वीक जो होगा, जो अभी आपने बताया था यहाँ पे आज अपने पास जो वीक है वो वीक सॉरी एसिड है सर। ये अगर मैं KH लिखूं तो KH हो जाएगा सर KW अपॉन K, KW अपॉन K हो जाएगा तो KW 10⁻⁻14 है और K जो दे रखा है वो 10⁻⁻5 है, तो KH हो जाएगा 10⁻⁻9। तो सर ये 10⁻⁹ यहाँ पे पुट करूं मैं, और ये 0.1 दे रखा है, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 पुट कर लूं सर। 10⁻�8 का स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। और सर परसेंटेज की बात करो तो तो 100 100 का कर मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻⁻2। तो सर इधर बात करो 10⁻⁻4 into 100 तो ये आएगा 10⁻⁻2%, मतलब 0.01% आ जाएगा सर। सेकंड आंसर हो जाएगा। तो सर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल। चले सर आगे। चले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन। सर ये अभी आपने बिल्कुल सर, मैं इस क्वेश्चन से यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को ये मिल जाए कुछ भी, अगर इसमें से पीएच पूछ सकता है, ये पूछ सकता है बफर है या नहीं, सारे क्वेश्चन वो बफर भी तभी मालूम चलेगा सर। मैंने उस वाले क्वेश्चन को यही कहा था, मैंने कहा पहले रिएक्शन कराओ, रिएक्शन होगी तो उसके बाद ही मालूम चलेगा बफर बनता है या नहीं बनता है। तो इसने तो ये सिंपल सा यहाँ पे पूछा भी यही कि बताओ बफर क्या होगा, तो बफर है इसका मतलब सर रिएक्शन तो करवानी पड़ेगी आपको। तो अपन को ये बोला है सर कौन सा बफर बनेगा, तो बफर बनेगा तो फर्स्ट ऑफ थिंग ये मालूम होना चाहिए सर, फर्स्ट ये चीज है, ये बफर नहीं बन सकता है क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो नहीं बनेगा। अब अपन को चाहिए ये है सर अल्टीमेटली कि वीक एसिड बच जाए प्लस सॉल्ट बन जाए। तो सर टोटल मिला के ये है कि पहली बात तुम्हें कोई दिख रहा है सब में वीक एसिड है तो एसिडिक बफर बनेगा, और दूसरी बात एसिडिक बफर बने तो अपन को वीक एसिड का पार्ट बचना चाहिए, तभी जाके वो बफर फॉर्मेशन कर पाएगा। तो सर मैं सभी के मोल चेक कर लूं के मोल ज्यादा होने चाहिए सर सॉल्ट के कंपैरेटिव, बेस के कंपैरेटिव। हां जो भी बेस के जो सॉल्ट बनाएगा। तो सर यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे 50 मिलीमोल हो गया, 50 मिलीमोल, ये 50 मिलीमोल है, इसके मिलीमोल भी सर हो जाएंगे 50। तो सर ये तो नहीं बनेगा क्योंकि सेम आ गया, तो सर ये भी हटा लेते हैं। यहाँ पे सर अपन बात करें तो इसके 100 मिलीमोल आ गए, इधर तो सर अभी भी 50 ही रहेंगे। तो सर इसका मतलब इसमें एसिड बनेगा, इसमें बनेगा सर। थर्ड भी देख लेते हैं, इसमें सर 50 और इधर सर 100, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो सामने चलेगा। तो सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। टोटल मिला के अपन को ये बात करनी है कि बफर की बात करें तो एसिडिक बफर है तो वीक एसिड वाला पार्ट बचना चाहिए, बेसिक बफर है तो वीक बेस वाला पार्ट बचना चाहिए जब भी बफर फॉर्मेशन होगा, और ऐसा क्वेश्चन सर पूछा भी जाता है। बिल्कुल सर। चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है HCl is a weak acid for which Ka this one, NH4OH is a weak base for which Kb is equal to this one, then 1m solution of NH4Cl would be। सर ये वैसा ही हो गया जैसा अभी अपन बात करके आए। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है जिसकी pH Ka और Kb के ऊपर डिपेंड करती है। तो सर वीक एसिड वीक बेस के लिए डायरेक्ट फार्मूले से बात कर लूं मैं? बिल्कुल सर, सही रहता है उसमें उल्टा, तो सर क्वेश्चन आता भी इसी के ऊपर। हाँ 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb हो गया सर। बिल्कुल। तो सर इधर से pKa और pKb की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली चेक कर लेते हैं सर। सर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लो। जैसे मैं एक बात बोलूं सर, तो इसका pKa जो आएगा वो आएगा 10 और इसका pKb जो आएगा वो आएगा 5। हाँ ये बात होगी सर। तो सर यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सर pH आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बात करें 7 प्लस हाफ pK, तो सर ये 5 हो गया अराउंड, माइनस हाफ pKb ये 2.5 हो गया। तो सर टोटल मिला के मेरे को लग रहा है 7 से ज्यादा ही जा रहा है, बेसिक आने वाला है यदि अपन ने अप्रोक्सीमेटली देखा। बेसिक आएगा सर बेसिक की बात करें तो बेसिक एक ही है सर, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो 3 से डायरेक्टली क्रॉस हो गए। यदि बेटा यदि क्लोज ऑप्शन है तो फिर आप उसको प्रॉपर कैलकुलेशन में भी चेक कर सकते हैं, यदि pH की वैल्यू देके बात कर रहा है। pH की वैल्यू पूछी नहीं, अपन को तो आइडिया बताना है pH 7 से ज्यादा होगी या कम होगी। चले सर आगे। बिल्कुल चले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको if pH of saturated solution of BaOH twice is 12 then value of KSP। तो सर यहाँ पे मैं बात करूं इसकी मुझे pH 12 दी है, तो सर मैं ये बोल दूं इसकी POH जो होगी वो 2 हो जाएगी सर। बिल्कुल सर। और POH 2 होगी तो सर इसकी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 हो जाएगा, m हो जाएगी। सही बात है सर। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपन को पता है इसके लिए अल्फा 1 हो जाएगा सर। सही है सर BaOH के ट्वाइस से बात करूं मैं, थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक करके देखूं तो सर ये ऐसा आ जाएगा Ba +2 प्लस 2OH माइनस। बिल्कुल सर। सर वही C00 C माइनस C अल्फा इधर सर 2C अल्फा आएगा। सही है, क्योंकि सर यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अल्फा सर 1 है, तो मैं अल्टीमेटली ये बोल दूं कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2C के इक्वल है। बिल्कुल। और वो सर अपने पास आई है 10⁻⁻2 आई है। सही बात है।
तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन सर अपने पास आ गए 10⁻²/2 सही बात है क्या सर? बिल्कुल। अब सर मैं ये बात करूं BaOH का ट्वाइस, सर ये आपका Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसका Ksp4s³ हो जाएगा। हाँ तो सर Ab2 के लिए अपन बोल सकते हैं Ksp4s³ होगा, और सर हमको निकालना क्या है यहाँ पे, Ksp निकालना है, तो 4s सर इसके इक्वल ही आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सर। तो सर अपन ने ये बात कर ली 10⁻²/2 का क्यूब, सही बात है। तो सर यहाँ से ये 4, ये 10⁻6, ये 8, तो सर यहाँ पे ये आ गया 2 टाइम्स गया, तो 0.5 इंटू 10⁻6 बोल दो, या 5 इंटू 10⁻7 बोल दो, सही बात है क्या सर? सही है। तो सर इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा बनना चाहिए अपना? इसके अकॉर्डिंग आंसर 4th बनेगा सर। 4th बनना चाहिए। तो सर सिंपल सा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सर 2-3 बार रिपीट हुआ आ चुका है। तो ये कभी BaOH ट्वाइस दे देता है, कभी CaOH ट्वाइस दे देता है, डेटा कुछ ऐसा रखता है। दो क्वेश्चन बनेंगे सर, या तो pH दे रखा होगा Ksp पूछेगा, या Ksp देगा pH पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न जो आपको समझा है वो ध्यान रखें, गलती होने के चांसेस यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, 2 टाइम्स होगा, क्योंकि हमने स्टोइकियोमेट्री से देखा है यहाँ पे 2 है। यदि सिंपल सिंगल लेके चलोगे तो ऐसा एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर फिर से वही बात आ गई बफर की जो अपन ने बात की है। बिल्कुल सर। बफर में हमको पता है एक वीक होना चाहिए और उसका साथ में सॉल्ट बने और वीक वाला पार्ट रिमेनिंग रह जाए। बिल्कुल सर। तो सर फर्स्ट के बारे में अपन सोचेंगे अभी, लेकिन मेरे को ये बात तो कंफर्म मालूम चल गई है, जैसे अगर मेरे को आइडिया भी नहीं हो फर्स्ट के बारे में, मैं तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फर्स्ट के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड तो जो है सर वो एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। अगर वीक एसिड अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में बफर बनेगा ही बनेगा, और वो ज्यादा दे रखा है, और सर दोनों में 2 और 3 तो होगा ही होगा। तो सर इसका मतलब ऑल ऑफ दिस गया, ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को अगर फर्स्ट का आइडिया भी नहीं है तो सर मेरे को आइडिया तो चल गया कि फर्स्ट होगा, लेकिन अब फर्स्ट की रिएक्शन देखिए सर, अगर ये CH3CONA ये सॉल्ट है, सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसने दिया है सर ये 1:2 में, इसका मतलब ये 1 मोल है, इसका 2 मोल है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये लास्ट में 0 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये बन गया सर वीक एसिड, और ये सॉल्ट है वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यही बफर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस बफर होता है, तो ये एसिडिक बफर होंगे तीनों के तीनों। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर इसका अपना फर्स्ट भी सही हो जाएगा, बफर से रिलेटेड अपन ने 2 क्वेश्चन बात कर ली, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको pKa of CH3COOH is this one, thus buffer range for CH3COOH। सर ये बफर रेंज का जो फॉर्मूला है वो अपन को डायरेक्टली याद होना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है सर। जब बफर रेंज की बात कर रहे हैं pKa दे रखा है तो सर डायरेक्टली इसकी +-1 होता है, +-1 हो जाता है सर, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सर pKa 4.74 है, तो सर ये 3.74 से 5.74 तक वेरी करेगा, सही बात है सर। तो सर इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सर इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको बेटा ध्यान रखना था। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिस वन, what is the H+ ion concentration of known solution containing 0.1 gram mole of CH3COOH in 1 liter of 0.1 m CH3COOH if degree of hydrolysis अमोनियम एसीटेट की दी है हमारे को 80% Ka दिया है। तो सर इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो सिंपल सर मुझे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, तो पहले मैं एसिटिक एसिड का एक बार सर डिसोसिएशन करके देख लेता हूँ। सर इसका मैंने डिसोसिएशन किया तो CH3COO- और H+ मिलेगा, सही बात है क्या सर? सही है सर। सर इसके लिए मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखा, वो वही बात जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखी थी, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा सर। सही है सर यहाँ से मैं यदि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो सर वो किसके इक्वल आएगी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो आएगी एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये जो एसीटेट आयन आ रहा इसकी, सही बात है सर। सही है सर Ka मुझे यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 1.8 into 10⁻⁻5 है, बिल्कुल सही बात है सर। CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन मुझे डायरेक्ट दी है 0.1, ये 0.1 दे दी है सर। अब सर अपन बात कर रहे हैं किसकी, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन की। तो सर एसीटेट आयन अपन को सर यहाँ से तो मिल ही रहा है, साथ में सर अमोनियम एसीटेट से, अमोनियम एसीटेट से भी मिलेगा, और सर वहां पे जो मिलेगा अपन को CH के इक्वल मिलेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि अमोनियम एसीटेट को बेटा अपन जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके ये मिलेगा CH3COO- और NH4+, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वही कॉमन आयन वाला हिसाब किताब हो गया सर। कॉमन आयन की लगेगी। तो सर ये C00 C-CH, ये CH, ये CH,
सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH के इक्वल आ जाएगी। सही है। तो सर CH के इक्वल आ जाएगी, C दे रखा है 0.1, H दे रखा है 0.8, तो सर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि सर ये 0.08 आ जाएगा। ये 0.08, इसका मतलब यहाँ पुट कर देना चाहिए सर फिर तो। 0.08 साथ में सर अपनी इसकी भी तो ऐड होगी। इस वाले की ऐड करें सर? सर करनी पड़ेगी ना ऐड इसकी तो, क्योंकि इसका कितना परसेंटेज होगा सर इसका इधर 80% सर? अपन को दे रखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, और कॉमन आयन इफेक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाली कंसंट्रेशन को नहीं लिखा जाएगा। अपन ने पहले भी बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाली कंसंट्रेशन को नहीं लिखा जाएगा। तो सर अपन ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, अपन यही लेके चलते हैं। ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, बिल्कुल ये सही बात दोनों है। पॉइंट हट जाएंगे, तो ये हो गया 2, पीछे बच गया 2, तो इसका मतलब हो गया 25 into 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर। तो सर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा। बिल्कुल। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो एसीटेट आयन दिया है ये इसलिए दिया है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड से आएगी, कॉमन आयन से रिलेटेड क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। सही बात है सर। हाँ। तो सर आज अपन ने जो आयनिक सेकंड देखा है, इसमें सर अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर तीनों को कंप्लीट करके अपन ने आयनिक कंप्लीट कर लिया, आयनिक फर्स्ट और आयनिक सेकंड में। बिल्कुल सर। ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग आज वाला जो था वो यहाँ से 100% ये क्वेश्चन बनेगा इस बार, 100%, क्यों आज तक ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल और सोल्यूबिलिटी का तो 2013 से लेके 2020 तक 100% ये क्वेश्चन आया है केएसपी और एस से रिलेटेड। तो यहाँ से आई होप कि ये क्वेश्चन बने आपके लिए एग्जाम में 2021 में भी। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर चलते हैं, आज का अपना इतना हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास गुरु नीति के एपिसोड कंटिन्यूअसली आते रहें। फिर अपन नेक्स्ट अपने जो केमिस्ट्री के 10th वाले पार्ट में उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।